समस्तीपुर गांव में रहने वाला ध्यानचंद एक बेहद गरीब किसान था। कई वर्षों से लगातार फसलें खराब होने के कारण उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस बार उम्मीद की आखिरी किरण समझकर उसने गांव के सेठ से उधार लिया और उसी भरोसे खेती की शुरुआत की। सुनिए जी, इस बार खेतों की हालत देखकर क्या लगता है, फसल ठीक होगी ना? अनीता, इस बार तो फसल खूब अच्छी हुई है। अगर भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रही तो हम सेठ के सारे पैसे समय पर चुका देंगे और अपनी जमीन के कागजात भी वापस पा लेंगे। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने ही वाला है। हाँ, तुम सही कह रही हो। भगवान ने हमारी सुन ली है। अब हमें भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। इस बार तुम्हारे लिए नई साड़ी भी आएगी और माँ के इलाज के लिए पैसे भी जुट जाएंगे। बस अब कुछ महीने और फसल अच्छे से कट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यानचंद, जल्दी चलो। बर्फ के गोले गिरने लगे हैं। कहीं बराबरी से ओले पड़ गए तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। ध्यानचंद जब भागता हुआ खेत पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत में चारों ओर बर्फ के ओले बिछे थे और उसकी पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। हे भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें, सब कुछ। अब मैं जमींदार के पैसे कैसे चुकाऊंगा? पूरी की पूरी फसल तबाह हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? हिम्मत रखो, हो सकता है जमींदार कुछ और समय दे दे। तुम कल सुबह जाकर उससे बात कर लेना। अगर थोड़ी सी और मोहलत मिल गई तो बहुत अच्छा रहेगा। सेठ जी, बर्फ पड़ने की वजह से इस बार भी पूरी फसल तबाह हो गई। सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आप मुझे एक और मौका दे दें तो बहुत एहसान होगा। मैं आपका कर्ज जरूर वक्त पर चुका दूंगा। बस एक बार और विश्वास कर लीजिए। अच्छा, एक और मौका? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? अब कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से निकल जाओ और अपनी जमीन तभी वापस मिलेगी जब मेरे एक एक रुपए चुका दोगे। बिना पैसे के दोबारा यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ध्यानचंद वहां से टूटे मन और उदास कर कदमों से अपने घर लौट आया। आज उसकी जीने की एकमात्र आस, उसकी जमीन भी उससे छिन चुकी थी। अब उसके पास सहारे के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। माँ, सब कुछ खत्म हो गया है। जो हमारी एकमात्र जमीन बची थी वह भी छिन गई। सेठ अब एक और मौका देने को तैयार नहीं है। अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ अब रह पाना मुमकिन नहीं है। बेटा, इतनी कड़ाके की ठंड में हम कहाँ जाएंगे? आने जाने का भी कोई साधन नहीं है। क्या तुमने आगे के लिए कुछ सोचा है? माँ, चलो अब जंगल की ओर चलते हैं। शायद किस्मत ने वहाँ हमारे लिए कुछ छोड़ रखा हो। ध्यानचंद अपनी माँ और पत्नी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते घने जंगल में उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। तीनों ने उसी को अपना ठिकाना बना लिया और वहीं अपना छोटा सा आश्रय बसाया। बेटा, आगे इतनी कड़ाके की ठंड है, तुम क्या कर पाओगे? हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। जो थोड़ा बहुत था वह भी छिन गया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं माँ, आगे क्या होगा, पर तुम फिक्र मत करो। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। अभी जंगल से थोड़ा लकड़ी ले आता हूँ ताकि खाना बन सके, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे दुकान से थोड़ा राशन भी ले आऊंगा। ध्यानचंद लकड़ी काटने के लिए जंगल की राह पकड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद
लकड़ियों की भारी गठरी उठाए वह सीधे गांव की दुकान की ओर राशन लेने निकल पड़ता है। भाई, थोड़ी सी दाल और 1 किलो चावल दे देना। क्या बात है ध्यानचंद, अपना घर बार छोड़कर कहाँ चले गए हो? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं अपने ही घर में नहीं रहता। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया है। सेठ ने सब छीन लिया है। मेरी जमीन और घर के कागजात उसी के पास हैं। जब तक उसके पैसे पूरे नहीं चुका देता, वह मेरे घर के कागजात लौटाने वाला नहीं है। बहुत ही घटिया आदमी है। अच्छा, तुम्हारा सामान अभी देता हूँ, जरा रुक जाओ। उसी वक्त गांव का राजू वहां आ पहुंचा। ध्यानचंद भाई, आपको देखे हुए काफी दिन हो गए। आजकल आप कहाँ रहते हैं? और सुना है कि आपने अपना घर भी खाली कर दिया। आखिर क्यों? ध्यानचंद राजू को अपनी पूरी कहानी एक एक बात विस्तार से बता देता है। तभी राजू आगे बढ़कर दुकानदार से बात करने लगता है। भाई, क्या करूं? इतनी ठंड में लकड़ी लाने का मन ही नहीं कर रहा, और अगर लकड़ी नहीं लाया तो खाना कैसे बनेगा? काश यहाँ गांव में कोई ढाबा होता तो कम से कम वहां से खाना ले जाकर खा लेते। ध्यानचंद लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वह झाड़ियों की ओर से आगे बढ़ता है, यह देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अरे, इस छोटी सी गाय को तो बहुत गहरी चोट लगी है। इसके पैरों से खून भी बह रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो। मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगी। ध्यानचंद, मेरी सहायता करो। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। भगवान ने मैं को ये वरदान दिया है, फिर भी कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। कब से मैं पुकार रही हूँ, मगर मेरी जान बचाने कोई नहीं पहुंचा। तुम ही पहले इंसान हो जिसने मेरी आवाज सुनी है। आओ, मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो। मैं तुम्हारे जख्मों पर पट्टी तो कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास तो वक्त की रोटी जुटाने तक के साधन नहीं है। मैं तुम्हें खिलाने के लिए बस थोड़ी सी हरी घास ही ला सकता हूं। उससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, और डॉक्टर बुलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो चोट लगी है वह किसी नेक दिल इंसान की दया और सेवा से ही ठीक हो सकती है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो जा सकते हो, लेकिन अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो बस मेरी सेवा कर दो, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। शायद भगवान ने ही मुझे तुम्हारी सेवा के लिए चुना है, इसीलिए मुझे यह काम करना चाहिए। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है तुम्हारी मदद करके मैं थोड़ा पुण्य कमा लूं, और भगवान मेरी भी सुन ले। ध्यानचंद उस छोटी सी घायल गाय के घावों पर कपड़ा बांधता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। वहां वह उसे खाने के लिए हरी घास और ताजी पत्तियां देता है और पूरे मन से उसकी सेवा में लग जाता है। ध्यानचंद, तुमने जिस सच्चे मन से मेरी सेवा की है उसका फल तुम्हें आशीर्वाद के रूप में जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा भरा पूरा रहे और तुम्हारे आंगन में कभी खाने की कमी न हो। जैसा उस गाय ने कहा था, ठीक वैसा ही होता है। ध्यानचंद का घर राशन से भर जाता है और उसी दिन से उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ये सब देखकर सेठ के मन में जलन और तकलीफ भर जाती है। पता है, ध्यानचंद आजकल बड़े मजे से अच्छे अच्छे खाने खा रहा है। उसकी जमीन और घर के कागजात तो अब भी मेरे ही पास हैं। फिर उसके पास इतनी कमाई आई कहां से? कल तक तो वह एक वक्त के खाने को तरस रहा था। यह सब जानकर सेठ के दिल में जबरदस्त जलन भड़क उठती है। वह कुछ गांव वालों को भी ध्यानचंद के खिलाफ भड़का देता है और सबको साथ लेकर सीधे उसके घर के पास जा पहुंचता है।
क्यों ध्यानचंद, सच सच बताओ, न तुम्हारे पास अब खेत है, न कमाई का कोई जरिया, फिर रोज तुम्हारे घर से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू कहां से आती है? ध्यानचंद, साफ साफ जवाब दो। ना खेत है, ना आमदनी का कोई साधन, तो फिर हर दिन तुम्हारे घर से लजीज खाने की खुशबू कैसे आने लगी? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह सब तो बस मेरी सेवा का फल है। मैंने किसी की जान बचाई थी, उसी ने आशीर्वाद में मुझे यह थोड़ा सा राशन दिया है ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो ध्यानचंद, सच सच बताओ, तुम्हारे घर में इतना सारा राशन आया कहां से? अगर अभी सच्चाई नहीं बताई तो गांव तो दूर, जंगल में भी तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी। तभी अचानक वहाँ वही छोटी सी गाय आ जाती है। उसे देखते ही सेठ और सारे गांव वाले हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। नहीं गांव वालों, ध्यानचंद सच कह रहा है। इसने मेरी जान बचाई और मेरी निस्वार्थ सेवा की। उसी सेवा के फलस्वरूप मैंने इसे आशीर्वाद में यह सारा राशन दिया है। मैं एक चमत्कारी गाय हूँ जो मेरी सच्चे मन से सेवा करता है। मैं उसे आशीर्वाद देने में सक्षम हूँ। ध्यानचंद की हर बात सत्य है। यह सब जानकर सेठ के मन में लालच जाग उठता है। वह उस छोटी सी गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और ध्यानचंद को धमकाने लगता है। अगर सच में ऐसा ही है तो अब तुम मेरे साथ चलोगी। ध्यानचंद ने मेरा बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है। जब तक एक एक पैसा वसूल नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और मुझे भर भर कर आशीर्वाद दोगी। अरे सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ सिर्फ यह जानने आए थे कि ध्यानचंद आखिर कर क्या रहा है, लेकिन आप उसकी मेहनत और सेवा से मिले आशीर्वाद को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? यह तो सरासर गलत है। लालच में अंधा होकर सेठ किसी की भी बात नहीं सुनता। वह जिद पर अड़ जाता है कि उस गाय को अपने साथ ले जाकर ही मानेगा। ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन याद रखना, जिसकी जैसी नीयत होती है वैसा ही फल उसे मिलता है। गाय सेठ के साथ चली जाती है, लेकिन जाते जाते ध्यानचंद को अपना आशीर्वाद देकर जाती है। लालच में अंधा होकर सेठ गाय को जबरदस्ती अपने साथ तो ले जाता है, लेकिन उसी दिन से उसके जीवन में अनहोनी शुरू हो जाती है। उसके हर काम में बाधाएं आने लगती हैं और उसका सारा कारोबार धीरे धीरे डूबने लगता है। अरे रे रे, जिस दिन से यह गाय मेरे घर आई है, ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत पर किसी ने ताला ही जड़ दिया हो। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि खाने को ढंग का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अब तो इसे कल ही वापस ध्यानचंद के पास छोड़ आऊंगा। समझ नहीं आता मैंने किस घड़ी इसे अपने साथ ले आया। यह तो मनहूस साबित हो रही है। अगली सुबह सेठ गाय को लेकर ध्यानचंद के पास छोड़ने निकल पड़ता है। धीरे धीरे चलते हुए जैसे ही वह ध्यानचंद के घर के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ध्यानचंद पहले से कहीं ज्यादा सुखी और संपन्न दिखाई देता है और वह हाथ में कुछ पैसे लिए घर के बाहर खड़ा होता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? मैं तो आपके ही पास आ रहा था आपके पैसे लेकर। ये रहे आपके पैसे, कृपया इन्हें रख लीजिए और मेरे घर व जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। हाँ हाँ, ले लो अपने कागजात, और हाँ, ये मनहूस गाय भी अपने साथ ले जाओ। तुम तो कहते थे कि इसके आशीर्वाद से तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन जब से यह मेरे साथ आई है, मेरे कारोबार पर तो जैसे ताला ही लग गया है। हालत यहाँ तक पहुंच गई कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने की नौबत आ गई। लो, रखो अपनी गाय, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सेठ, मैंने पहले ही कहा था, जिसकी जैसी नीयत होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारी नीयत लालच और स्वार्थ से भरी थी, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा होता चला गया। और ध्यानचंद की नीयत सच्ची और साफ थी, इसी कारण उसे आशीर्वाद के रूप में सब कुछ मिला। अब तो समझ में आ गया होगा कि लालच कितनी बुरी चीज होती है। अपने लालची स्वभाव और किए हुए बर्ताव पर सेठ का दिल भारी हो गया। वह सच्चे मन से गाय और ध्यानचंद के सामने झुकता है और दोनों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत गलत था। किसी की भी हानि पहुंचाने की मेरी कोशिश बिल्कुल गलत थी। आज के बाद
मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सेठ वहाँ से चला जाता है और गाय ध्यानचंद को देख तुरंत लौट आती है। ध्यानचंद अपने पैसों के साथ घर पहुँचता है, इस बार गाय को भी साथ लेकर। अब सब मिलकर खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं और शांति का जीवन जीते हैं।